Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video, we are going to see the story A Flowering Tree, A Woman's Tale, written by A.K. Ramanujan. तो ये जो कहानी है आपके सिलेबस का जो आपका VSE पेपर है कल्चर एंड कम्युनिकेशन इसमें एसेंशियल रीडिंग्स के तौर पर इस कहानी को मेंशन किया गया है एंड वी हैव टू स्टडी दिस स्टोरी अ फ्लावरिंग ट्री बाय A.K. रामानुजन। तो इस स्टोरी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये जो स्टोरी है अ फ्लावरिंग ट्री एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी है ए के रामानुजन जी के द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी को 1997 में इनकी एक बुक आई थी अ फ्लावरिंग ट्री एंड अदर ओरल टेल्स फ्रॉम इंडिया। इसमें इन्होंने इस कहानी को लिखा था इस कहानी को लिखा था इस बुक में। और ये जो स्टोरी है इट इज़ अ कन्नड़ folk टेल, a traditional story passed down orally among women in the कर्नाटक रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया। और ये जो स्टोरी है ये कन्नड़ folk टेल है और इस स्टोरी को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है वुमेन्स के अमंग ओरली। तो जो वहाँ पे महिलाएं होती हैं कर्नाटक रीजन में वो आपस में इस कहानियों को सुनाती हैं, छोटे बच्चों को सुनाती हैं और वो फिर जब बड़े होते हैं तो अपने अगली जनरेशन को बताते हैं। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी, इट इज़ अ folk tale and Ramanujan and his fellow folklorists collected it in various versions over 2 decades and translated the story from Kannada to English। और इस स्टोरी को इन्होंने मिस्टर रामानुजन जी ने और इनके साथ ही और जो थे फ़ोकलोरिस्ट्स इनके साथ ही उन 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 लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने कई सालों तक रिसर्च की, दशकों तक रिसर्च करी है कन्नड़ रीजन में जा कर के और वहाँ पे लोगों के बीच से इस कहानी को जानने की कोशिश की है। और फिर फाइनली उस कहानी को कन्नड़ से इंग्लिश वर्ज़न में उसका ट्रांसलेशन किया है एंड ही हैज़ रिटन दैट स्टोरी व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। स्टोरी की बैकग्राउंड की अगर बात करी जाए तो एक छोटी-सी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। ये एक यंग वुमन की कहानी है, जिसके पास एक मैजिकल एबिलिटी है टू ट्रांसफ़ॉर्म हरसेल्फ इंटू अ फ्लावरिंग ट्री। मतलब वो अपने आप को फूलों का पेड़ में जो है बदल लेती है। शी हैज़ दिस मैजिकल एबिलिटी टू ट्रांसफ़ॉर्म हरसेल्फ। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है एक राजकुमार से, सिचुएशंस गोज़ लाइक दैट। आगे हम समरी में इसकी बात करेंगे। फिर उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी ननद जो हैं वो जेलस हो जाती हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ कि वो हाफ ट्री और हाफ ह्यूमन लाइक स्टेट में रह जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है यार। तो पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं वीडियो बनाऊँगा तो 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो आई एम टेलिंग यू द होल समरी ऑफ इट। तो सारी चीज़ें इस समरी में कवर हो जाएँगी। अगर आपको स्टोरी कंप्लीटली पढ़नी है तो पीडीएफ में मिल जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन विद ऑल दीज़। तो समरी में हम देखते हैं इस कहानी को। तो एक बारी एक गाँव में एक राजा रहते थे। देयर लिव्ड अ किंग विथ हिज़ 2 डॉटर्स एंड अ सन। उसके जो है 2 बेटियाँ थीं और 1 बेटा था। तो जो बड़ी वाली बेटी थी उनकी उनकी शादी हो चुकी थी और एक लड़का और एक लड़की यानी छोटा वाली जो बेटी थी, छोटी वाली बेटी और उनका जो सन था यानी राजकुमार, वो दोनों बचे हुए थे। बड़ी वाली बेटी की शादी हो गई थी। उसी विलेज में एक और बुढ़िया भी रहती थी। उस बुढ़िया की भी 2 बेटियाँ थीं और वो बुढ़िया शी वर्क्ड हार्ड डूइंग स्मॉल टास्क्स टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए वो छोटे-मोटे काम किया करती थी। एक दिन उनकी जो दोनों बेटियाँ थीं जैसे-जैसे बड़े होने लगी तो जो छोटी वाली बेटी थी यंगर वन सेड टू हर एल्डर सिस्टर दैट सिस्टर आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट समथिंग मदर वर्क ऑल डे टू प्रोवाइड फॉर अस। I want to help her. I will turn myself into a full of flowers. You can pluck the flowers and sell them for a good price. तो छोटी वाली उसकी जो बहन थी, उस बुढ़िया की बेटी जो थी, उनमें से छोटी वाली ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन मैंने कुछ सोचा है। बोले क्या? बोले मैं अपने आप को ना फूलों के पेड़ में बदल लूँगी। माता जो है हमारी वो दिन भर काम करती रहती है हमारे लिए। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने आप को फूलों के पेड़ में कन्वर्ट कर लूँगी और तुम सारे फ्लावर्स को तोड़ लेना जितना भी ज़रूरत होगी, फिर उसके बाद हम उन फूलों को बेच देंगे। इस तरीके से हमारे पास पैसा आएगा और एंड वी विल हेल्प आवर मदर लाइक दिस। तो पैसे से हम मदद कर देंगे। तो जो उनकी एल्डर सिस्टर थी वो सरप्राइज़ हो जाती है कि ये कैसे होगा भैया? तुम अपने आप को फूलों का पेड़ कैसे बना लोगी? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो द यंगर सिस्टर ने फिर एक्सप्लेन किया कि जैसे-जैसे मैं बोलती हूँ वैसा-वैसा करो। फर्स्ट क्लीन द हाउस थॉरोली। पूरे घर को एकदम ठीक तरीके से साफ करो। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए।
सो आफ्टर दैट नहा लो जा करके, टेक अ बाथ एंड फेच 2 पॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएँ से 2 घड़े में पानी लेकर के आओ। लेकिन मेक श्योर दैट डू नॉट टच द वाटर विद योर नेल्स, पानी में तुम्हारे नाखून नहीं लगना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद मैं तुमको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो उसकी जो बड़ी बहन थी, उसके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करा, बोली ठीक है मैं करके लाती हूँ। देन उनके घर के सामने एक बड़ा-सा पेड़ था, वो दोनों लोग वहाँ पे गईं। यंगर सिस्टर ने कहा कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठूँगी और ध्यान लगाऊँगी, और तुमको एक घड़े का पानी मेरी पूरे बॉडी पर डाल देना है। उसने कहा ठीक है, और मैं फिर उसके बाद फ्लावर का ट्री बन जाऊँगी, और तुम जितना चाहे फ्लावर तोड़ सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि डू नॉट हार्म एनी बड्स और लीव्स, किसी भी कली को, किसी भी पत्ते को, किसी भी टहनी को नुकसान मत पहुँचाना। ध्यान से तुम्हें जितने फ्लावर चाहिए बस उतने ही फ्लावर तोड़ करके, और उसके बाद फिर दूसरे घड़े का पानी मुझ पे डाल देना। पोर द वाटर फ्रॉम द सेकंड पॉट ऑन मी एंड आई विल टर्न बैक इनटू अ ह्यूमन, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से ह्यूमन बन जाऊँगी। तो उसकी बहन ने कहा ठीक है। यंगर सिस्टर फोकस्ड ऑन हर प्रेयर्स, उसने ध्यान लगाया और ध्यान में बैठी, और उसकी जो बड़ी वाली बहन थी, उसने उस घड़े का पानी उसके ऊपर डाल दिया। फिर वो तुरंत एक मैसिव ट्री में ट्रांसफ़ॉर्म हो गई, जो कि आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता था। द एल्डर सिस्टर केयरफुली पिक्ड फ्लावर्स विदाउट डैमेजिंग एनी ब्रांचेस और लीव्स, बिना किसी लीव्स को नुकसान पहुँचाए हुए, बिना किसी ब्रांचेस को नुकसान पहुँचाए हुए, उसने सारे फ्लावर्स को तोड़ लिया। देन आफ्टर फिलिंग 2 बास्केट्स, जब उसने 2 टोकरियाँ भर ली, तो दूसरे घड़े का पानी उसने उसके ऊपर डाल दिया, ट्री के ऊपर डाल दिया, और ट्री जो है वापस से ह्यूमन में बदल गया। तो इस तरीके से उन्होंने उसके बाद फिर उन फूलों की माला जो है गूँथी, और ले जा कर के उनको बेचने की कोशिश करी राजमहल में, जो राजा रहते थे। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। तो जो राजा रहते थे, उनके राजमहल के सामने जा कर के उन्होंने बेचने की कोशिश करी उन फ्लावर्स को, उन मालाओं को। प्रिंसेस जो थी, राजा की पत्नी जो थी, महारानी जी, वो उन फ्लावर्स को देख कर के, उनकी खुशबू को देख कर के अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको खरीद लेती हैं, और इसी तरीके से उन्होंने 5 दिन तक फ्लावर्स को बेचा और अच्छे पैसे कमाए। एक दिन प्रिंस जो कि मतलब रानी का बेटा जो था, वो देखता है इन फ्लावर्स को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लावर्स उनको उसको दिखते हैं, और वो सोचता है कि ये किस प्रकार के जो है फूल हैं, कुछ अजीब से दिख रहे हैं, ये कहाँ पे लगते हैं और किस प्रकार के पेड़ पे लगते हैं, इनको जो है महल में कौन लेकर के आता है। तो उसने सोचा एक दिन इन लड़कियों को जो है फॉलो करते हैं और देखते हैं कहाँ से ये फूल लेकर के आती हैं। सो ही ट्राइड टू फॉलो द गर्ल्स हु ब्रॉट द फ्लावर्स बट कुडंट फाइंड द फ्लावर ट्री। उसने सोचा था रास्ते में कहीं फूलों का पेड़ मिलेगा, वहीं से लेकर के तोड़ करके आती होंगी। लेकिन कहीं तक फूलों का पेड़ नहीं मिला। तो वो और ज़्यादा भी क्यूरियस हो गया कि कहाँ से आ रहा है। तो अगले मॉर्निंग में जा कर के अंधेरा ही था उस वक़्त, और उसने जा कर के उस बुढ़िया के उसके फ्रंट यार्ड में अपने आप को छुपा लिया, वो छुप गया जा कर के। और उस दिन उसने देख लिया कि कैसे वो जो यंग लड़की थी, वो अपने आप को ट्री में ट्रांसफ़ॉर्म करती थी और उसके बाद फिर ह्यूमन फ़ॉर्म में वापस आ जाती थी। उसकी बहन फिर फूलों को तोड़ती थी, उसके बाद उसको राजमहल में ले जाया जाता था। उसने सारा प्रोसेस देख लिया उस प्रिंस ने। उसको शॉक लगा और वो वापस जो है आश्चर्यचकित होकर के अपने पैलेस में लौटा, अपना मुँह जो है नीचे करके अपने बेड पे जा कर के लेट गया। क्वीन और किंग जो थे, राजा और रानी, उसने अपने राजकुमार बेटे को देख कर के उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर था उसको देखा, और उससे पूछा कि क्या हुआ? लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, ही रिमेन्ड साइलेंट। और फाइनली अपना उसका जो एक मित्र था, मिनिस्टर का सन, उसको बताता है वो कि ये चीज़ हुई है, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। तो मिनिस्टर का सन फिर किंग को जाके बताता है ये सारी बात। किंग जो है कहते हैं कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, हम तुमको जो है वो लड़की ला कर के दे देते हैं। फिर उस बुढ़िया को समन किया गया। किंग ने बुलवाया उस बुढ़िया को, उस बेटी की जो माँ थी, उसको बुलवाया और उसके पास प्रस्ताव रखा कि अपनी एक बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, राजकुमार से कर दो। बुढ़िया सोच रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, मैं गरीब हूँ, आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं कैसे जो है शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दूँ। लेकिन अंत में जो है वो बुढ़िया डरी हुई थी, और अंत में उसने कहा, ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ आपके प्रस्ताव को। किंग ने सिल्वर प्लेटर में जो है एक पान के पत्ते वगैरह रख कर के
एंगेजमेंट के साइन के रूप में उसके घर पे भिजवा दिया। बुढ़िया उसके बाद घर लौटी, उसने सोचा, वो डरी हुई थी, वो फिर अपने जा कर के अपनी बेटियों के ऊपर सारी भड़ास निकाल दी और उनको खूब पीटा और खूब डाँटा कि ये क्या करके आ गई हो तुम, वो शादी के लिए बोल रहे हैं, वो हमसे कैसे शादी करेंगे, तुम लोगों ने ज़रूर कुछ किया होगा। और वो गर्ल्स फिर डर जाती हैं, उनकी बेटियां डर जाती हैं और सारी चीज़ें बता देती हैं अपनी माँ को। फिर धीरे-धीरे शादी की तैयारी होने लगती है और उसकी जो यंगर डॉटर थी उसकी शादी राजकुमार से कर दी जाती है। वेडिंग आफ्टर देयर वेडिंग द प्रिंस आस्क्ड हिज वाइफ टू ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लावर ट्री। अब जब उनकी शादी हो गई तो प्रिंस जो था, राजकुमार जो था, वो अपनी वाइफ से कहता है कि चलो अब तुम फूलों का पेड़ बन करके दिखाओ बेडरूम में। तो वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। उसको, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने देख लिया है। तो उसने बताया कि मैंने देखो सब कुछ पता है मुझे, तुम बन करके दिखाओ। तो पहले वो रिफ्यूज़ करती है कि नहीं, आई विल नॉट डू इट, लेकिन फाइनली जा करके वो फिर एग्री कर जाती है कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर देती हूँ। जैसा-जैसा बोलूँगी बस वैसा-वैसा करना है। तो डेली फिर वो ये चीज़ करने लग गए और वो बेडरूम में वो लड़की फ्लावर कटरी बन जाती थी और फिर वो फूलों को तोड़ लेता था और फिर वो बेड पे अपने फूलों को बिछा करके सोते थे। सो दिस बिकम अ नाइटली रिचुअल विद द कपल स्लीपिंग ऑन द फ्लावर्स शी प्रोड्यूस्ड। प्रिंसेस एक दिन, प्रिंसेस की जो यंगर डॉटर थी, यानी इस लड़के की, इन राजा के बेटे की जो बहन थी, यानी कि जो नई-नई लड़की की शादी हुई थी, उसकी ननद। तो वो इस चीज़ को नोटिस करती हैं कि वो उसके कमरे के बाहर बहुत सारे डिस्कार्डेड फ्लावर्स पड़े रहते हैं और ये दोनों लोग जो है रात भर अच्छे से सोते हैं, इस फूलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी मुझे फूल नहीं दिया इन्होंने। तो वो जेलस हो जाती हैं। और आमतौर पर ननद भौजाई में ये जेलसी का जो फैक्टर है वो होता ही है, अपने परिवारों में देखा ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। सो वन डे व्हेन द प्रिंस वाज़ आउट समवेयर, तो जब वो राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था, तो जब वो बाहर गए हुए थे तो उस सिस्टर इन लॉ को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि चलो हम और हमारी फ्रेंड्स के साथ बगीचे में थोड़ा खेलेंगे, झूले पर खेलेंगे, उसके बाद फिर वापस आएँगे। जब वो उसको वहाँ लेकर के गई तो उसने कहा कि चलो अब तुम मेरी फ्रेंड्स को फ्लावर ट्री बन करके दिखाओ। उसने कहीं से जा कर के छुप के देख लिया था कि वो फ्लावर ट्री बन जाती है। तो वहाँ पे वो बोलने लगी, फिर वहाँ पे भी इस लड़की ने मना किया कि मैं ऐसा कोई ट्री नहीं बन पाती हूँ। उसने कहा मुझे सब पता है। तो फिर फाइनली बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद वो फ्लावर ट्री बन जाती है। और वहाँ पे जो उसकी फ्रेंड्स थी, उसके जो ननद की फ्रेंड्स थी, वो उसके जो ब्रांचेस थे, ट्री जब वो बनी तो ट्री के ब्रांचेस जो थे उसके लीव्स जो थी उनको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाया और केयरलेसली उसको तोड़-ताड़ दिया। तो व्हेन दे ट्राइड टू टर्न हर बैक इंटू अ ह्यूमन, शी वाज़ लेफ्ट इन अ इनकम्प्लीट स्टेट। तो जब उन्होंने दूसरे घड़े का पानी डाला तब वो वापस से फुल ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकी। शी हैड ओनली हाफ अ बॉडी। तो बारिश आने वाली थी तो सब ने उसको ऐसे ही हालत में छोड़ कर के भाग गए, इनकम्प्लीट स्टेट में। तो बारिश होने लग गई। इंजर्ड एंड डिसफिगर्ड शी गॉट स्वेप्ट अवे इन द रेन एंड गॉट स्टक इन अ ड्रेन, और वो जा करके एक नाले में फँस गई, बारिश में बह करके। अगली सुबह 8-10 जो है 7-8 कॉटन कार्ट के ड्राइवर्स उधर से जा रहे थे, गाड़ियाँ उधर से जा रही थी। एक ने उन्होंने देखा कि एक हाफ ह्यूमन लाइक थिंग वहाँ पे पड़ी हुई है ड्रेन में, और उसका सिर्फ़ फेस ही क्लियरली दिख रहा था। लास्ट ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसको अपने कार्ट में बिठा लिया और ले जा कर के एक खंडहर में छोड़ दिया उसको। इधर प्रिंस भाई साहब, जो राजकुमार थे, वो अपनी पत्नी के डिसअपीयरेंस से उनको बहुत ज़्यादा निराशा हो गई। उनकी पत्नी उनकी गायब हो गई है, वो परेशान है। तो शी बिकम्स एनास्थेटिक एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर। वो साधु का वेश धारण करता है और जो है एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली। 15 दिन बीत गए लेकिन उनक उसकी पत्नी की कोई खबर ना थी, वो उसको ढूँढता रहा, वो राजमहल को छोड़ कर के चला जाता है। उसके बाद द गर्ल हू हैड नाउ बिकम अ थिंग, यानी अब यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, थिंग। थिंग रेफर्स टू दैट गर्ल, जो कि अब हाफ ह्यूमन और हाफ ट्री के फॉर्म में है, यानी अब उसको थिंग बोला जा रहा है, वस्तु के तरीके से ट्रीट किया जाएगा उसको, बिकॉज़ शी इज़ नॉट इन अ कंप्लीट ह्यूमन स्टेट। सो
that thing somehow reached the city where her husband's elder sister was the queen। तो जहाँ पे राजकुमार की बड़ी बहन की जो शादी हुई थी वो महारानी थी, वहाँ पे किसी तरीके से वो जो थिंग है, जो हाफ ह्यूमन फॉर्म में वो लड़की है, वो पहुँच जाती है बहते हुए और उड़ते हुए। द पैलेस सर्वेंट्स, वो उसको पैलेस के जो सर्वेंट्स थे वो पहचान लेते हैं और लास्ट में उसको पैलेस में लेकर के आते हैं। दे ट्राइड टू हील हर वुंड्स बट शी कुडंट बी फुल्ली रिस्टोर्ड। उसने उसके उन उन लोगों ने उसके घावों को भरने की कोशिश की, मरहम वगैरह लगाए, लेकिन वो पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हो पाई, पूरी तरीके से ह्यूमन स्टेट में नहीं आ पाई। क्योंकि उसका जो प्रोसेस था वापस ह्यूमन फॉर्म में आने का वो डिफरेंट था। एंड शी कुडंट एक्सप्लेन दोज़ प्रोसेस टू एवरीबॉडी, क्योंकि इतने टाइम में सिर्फ़ अपनी बहन के साथ वो सेफ़ थी, क्योंकि उसको वो बताती थी और जैसा-जैसा उसने बोला था वैसा-वैसा उसने उसने फ़ॉलो किया था। और उसकी जो ननद थी उसने उसको इस इतने बुरे तरीके से नुकसान पहुँचा दिया। तो नाउ शी डिडन्ट वांटेड टू शेयर ऑल दीज़ थिंग्स टू एवरीबॉडी। देन कोइंसिडेंटली राजकुमार जो है वो भी उसी महल में पहुँच जाता है और क्वीन उसको पहचान लेती है, वहाँ की जो महारानी थी वो उसको पहचान लेती है कि वो उसका भाई है। एंड ही वाज़ शी वाज़ सरप्राइज़्ड कि अब उसका जो भेष उसने धारण कर लिया वो एकदम अजीब-सा था। शी वाज़ सरप्राइज़्ड बाय हिज़ साइलेंस एंड सैडनेस, वो दुखी था। तो उसने सोचा इसके रूम में जो है नौकरानियाँ वग़ैरह भेजो और तब ये जा कर के महोदय थोड़ा चीयर अप होंगे। शी सेंट ब्यूटीफुल मेड्स इन हिज़ रूम टू चीयर हिम अप बट ही इग्नोर्ड देम, लेकिन उसने उनसे बात ही नहीं की, नौकरानियों से, किसी भी सुंदर नौकरानियों से ना बात की और उनको इग्नोर कर दिया। और फाइनली दे प्लेस्ड दैट थिंग हू वाज़ अर्लियर हिज़ वाइफ। तो फाइनली उस चीज़ को वहाँ पे रख दिया गया उसके पास। एंड व्हेन शी टच्ड हिज़ फीट द प्रिंस इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड हर। जैसे ही उसने उसके राजा के, सॉरी राजा के नहीं, उस राजकुमार के जो राजा का बेटा था, उसके प्रिंस के पीठ को छुआ, तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरी वाइफ़ है। फिर वो सारे अपना एक्सप्लेन करती है उसको कि क्या-क्या चीज़ें उसके ऊपर हुई हैं और फिर वो प्रिंस पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे तुम वापस से ट्री से ह्यूमन फॉर्म में आ पाओगी? तो वो कहती है कि मैं दोबारा से पेड़ बनूँगी कंप्लीटली और तुम्हें जितने भी मेरे टहनियाँ टूटी हुई हैं, ब्रांचेज़ टूटे हुए हैं और लीव्स फटी हुई हैं, इनको ठीक करना होगा। उसने कहा ठीक है। तो प्रिंस ने उसके इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करा एंड मेड हर द ट्री अगेन। उसको कंप्लीटली पहले ट्री बनाया, उसके सारी चीज़ों को ठीक करा, केयरफुली जॉइन द ब्रांचेज़ एंड लीव्स। और उसके बाद दोबारा से वो घड़े का पानी जो वाला प्रोसेस था, उसको किया और फिर कंप्लीट वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गई। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो उसके ऊपर हुई थी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, वो जा कर के उन्होंने क्वीन को बताया। क्वीन ने उनका रीयूनियन को सेलिब्रेट करा। कई सारे दिनों तक उन्होंने अपने यहाँ पे रखा, अपने महल में रखा और उसके बाद अपने फादर के महल में बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ भेज दिया। और किंग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात को लेकर के कि उनका बेटा और उनकी बहू दोनों अब वापस आने वाले हैं, वापस आ गए हैं, उनका वेलकम हुआ। एंड अपॉन लर्निंग द फुल स्टोरी ही पनिश्ड हिज यंगर डॉटर फॉर हर एक्शंस बाय थ्रोइंग हर इनटू अ पिट ऑफ बर्निंग लाइम। तो जब सारी कहानी राजा को पता चली, तो उन्होंने अपनी जो छोटी वाली बेटी थी जिसने ये सारा कांड किया था, उसको सज़ा दी, उसको उठवा करके उबलते हुए चूने के गड्ढे में फेंकवा दिया कि जाओ भैया, तुम्हारी जगह यही है। तो दिस वाज़ द होल स्टोरी की समरी। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। मेन पॉइंट्स जो थे जो भी ज़रूरी थे सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इफ यू वांट टू रीड द फुल स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यू शुड रीड। पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। मैसेज ऑफ द स्टोरी एंड थीम ऑफ द स्टोरी की अगर बात करी जाए, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाने की कोशिश की गई है इस स्टोरी के माध्यम से। So, the message of A Flowering Tree, A Woman's Tale is about women's empowerment, love, understanding, harmony with the nature and equality. तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर के मैसेज देने की कोशिश करी गई है। एंड इट रिमाइंड्स अस दैट टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी वी मस्ट चेंज आवर बिहेवियर एंड थिंकिंग। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब लोग रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, फ्रीडम को डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोर मैसेजेस को मेंशन किया गया है। फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट एंड वल्नरेबिलिटी।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो एक यंग गर्ल है जिसके पास रिमार्केबल एबिलिटी है दैट शी कैन ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू अ ट्री फुल ऑफ फ्लावर्स। और यही चीज़ उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी वीकनेस भी है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपना अर्न भी कर रही थी, लेकिन वीकनेस भी थी कि अगर कोई उसको नुकसान पहुँचाएगा और उसके जो ट्री जब वो बनती है तब वो कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाती है। तो अगर कोई उस वक़्त उसको नुकसान पहुँचाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगी और कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में नहीं हो पाएगी। सो व्हेन शी बिकम्स अ ट्री शी कैन प्रोड्यूस ब्यूटीफुल फ्लावर्स बट बिकम्स कंप्लीटली हेल्पलेस। तो ये दिखाता है कि कैसे वुमेन्स की जो स्ट्रेंथ होती हैं वही उनकी वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं, एंड दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जब वुमेन्स किसी को भी अपने अपने को शेयर करती हैं किसी के भी साथ, तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी होती हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सम्मान से भी पेश आ सकता है और उसका एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकता है। हम जानते ही हैं कितने सारे मैरिटल रेप्स के केसेस होते हैं, वुमेन्स बता भी नहीं पाती हैं सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैसेज देने की कोशिश की है कि जो वुमेन्स की स्ट्रेंथ है टू प्रोक्रिएट सो दैट दिस वर्ल्ड कंटिन्यूज़ टू ग्रो, ताकि जनरेशंस आती रहें। इनकी जो स्ट्रेंथ्स होती है वुमेन्स की, यही उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हो जाती हैं। एंड सो दीज़ आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सोसाइटी को वुमेन को फ्रीडम देनी चाहिए टू यूज़ देयर एबिलिटीज़ विदाउट एक्सप्लॉइटेशन व्हाइल इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। तो सोसाइटी को वुमेन्स की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उनके रेस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए और उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और वो जिसके साथ चाहें अपने को शेयर कर सके। सोसाइटी शुड गिव दिस फ्रीडम टू वुमेन्स। सेकेंड पॉइंट हेयर रेज्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स ऑटोनॉमी। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे लड़की को अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी इच्छा के अगेंस्ट भी बार बार ट्री बनना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी जो है वुमेन्स की विशेस और डिसीजंस को इग्नोर कर देती है। बार बार उनके ऊपर फोर्स किया जाता है कि तुम किचन संभालो, जो है वो 4-5 बच्चे पैदा कर दो, हमारा जो है कुल चलता रहे, ख़ानदान चलता रहे, उसके बाद तुम सबको खिलाती-पिलाती रहो। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि वुमेन्स की जो ऑटोनॉमी है, वो सोसाइटी में हम कितनी गंदी तरीके से उसको देखते हैं। एंड द मैसेज इज़ दैट वुमेन शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज़ एंड एबिलिटीज़। अपनी बॉडीज़ के ऊपर, एबिलिटीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। फ़ोर्सफुली किसी महिला को किसी के साथ शादी नहीं कर देनी चाहिए। उसकी बॉडीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए किसी के द्वारा। सो ट्रू एम्पावरमेंट कैन ओनली कम व्हेन वुमेन हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स पोजीशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जो लड़की है वो अपने सिस्टर और मदर के साथ सेफ है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ, अपने सिस्टर इन लॉ के साथ, मदर इन लॉ के साथ जो है अनसेफ फील करती है। उसका हस्बैंड जो है उसको बोलता है कि रात में तुम जो है फ्लावरिंग ट्री बनो। सिस्टर इन लॉ भी उसका एक्सप्लॉइटेशन करती है, उसको ले जा करके बगीचे में फ्लावर कटरी बना देती है। उसकी जो सासू माँ हैं, वो भी इसी तरीके से पल्ला झाड़ लेती हैं जब वो खो जाती है कि मैं नहीं जानती बेटा, और अपने बेटे से कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि कहाँ गई तुम्हारी पत्नी। सो ये जो है दिस रिवील्स अ बिटर ट्रुथ अबाउट आवर सोसाइटी वेयर वुमेन फील अनसेफ इन देयर ओन होम्स। तो उनकी शादी तो कर दी जाती है ये बता के कि जाओ अब तुम्हारा वो घर है, वो घर तुम्हारा है, अब ये तुम्हारा नहीं है जहाँ पे तुम पिता के साथ रहती थी। तो वो अपने ही घर में कितना अनसेफ फ़ील करती हैं, ये जो है मैसेज इस स्टोरी के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। एंड द मैसेज इज़ दैट फैमिलीज़ एंड सोसाइटी शुड क्रिएट अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन्स। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स वॉइस। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो लड़की है, वो तभी अपने कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में लास्ट में वापस आ पाती है, जब उसको अपनी कहानी कहने का मौका मिलता है, जब वो अपनी पूरी कहानी अपने हस्बैंड के साथ लास्ट में शेयर करती है। तब जा कर के वो वापस ह्यूमन फॉर्म में वापस आ पाती है। तो ये दिखाता है कि कैसे वुमेन्स की जो बातें हैं, उनको भी हमें सुनना चाहिए। और सोसाइटी हमेशा वुमेन्स को ये बताती है कि देखो तुम चुप रहो, परिवार में अगर फैसले वगैरह होते हैं तो पुरुष ही लेंगे, वुमेन्स को इससे दूर रखा जाएगा, उनको किचन का काम दे दिया तुम उसको सँभालो, और डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में तुम्हें नहीं पड़ना है। लेकिन अगर वुमेन्स भी कंप्लीटली अपनी बात रखेंगी
अपना पक्ष रखेंगी तो फैसले और बेहतर हो पाएँगे, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो पाएँगी, तो उनको हमें बोलने का मौका देना चाहिए। सोसाइटी ऑफ़न टेल्स वुमेन टू स्टे क्वाइट, बट इट्स क्रूशियल टू लेट देम स्पीक एंड बी हर्ड। उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। वुमेन कैन ओनली रीच देयर फुल पोटेंशियल व्हेन दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। नेक्स्ट मैसेज इज रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो लड़की का हस्बैंड है वो लास्ट में उसको समझता है, उसकी हेल्प करता है। दिस shows that love and understanding are the foundation of any relationship. True unity comes when spouse understand and respect each other. तो जब पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी एक सफल रिश्ते की जो है बुनियाद बनती है। एंड दिस द मैसेज इज दैट रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट। सिक्स पॉइंट, कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो इस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रकृति और मानव में जो संबंध है, तो जब भी वो लड़की बनती है, द गर्ल्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ट्री रिप्रेजेंट्स द डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर्स एंड ह्यूमंस। इट रिमाइंड्स अस दैट वी आर पार्ट ऑफ नेचर एंड शुड रेस्पेक्ट इट। तो ये हमें दिखाता है कि जो हम नेचर का पार्ट हैं, नेचर से अलग नहीं है, हमें प्रकृति के साथ जो है सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, जैसे उस ट्री को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम नेचर के साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आएँगे, अगर हम नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो नेचर भी हमें डिस्ट्रॉय कर देगा अल्टीमेटली। तो जस्ट एज़ हर्टिंग द ट्रीज़ हर्ट्स द गर्ल, हार्मिंग द नेचर हार्म्स आवरसेल्फ। अगर हम नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं प्रकृति को, तो अल्टीमेटली हम खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो अंततः हमें भी भुगतनी पड़ेंगी। अगर हम पेड़ काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और जो है अ, धरती से जो पानी का लेवल है वो कम होगा। ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो होने लग जाएँगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो हमें ही झेलनी पड़ेंगी अगर हम नेचर को हार्म पहुँचाते हैं तो। तो इस स्टोरी के माध्यम से ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वी नीड्स टू लर्न टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर। सेवंथ पॉइंट इज़ पोज़ीशन ऑफ यंग गर्ल्स इन द सोसाइटी। So the story shows how young girls like Prince's sisters and her friends, तो कैसे जो उसकी बहनें हैं, सॉरी, ये जो लड़की की ननद है और उसकी फ्रेंड्स हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, जबकि ऑल ऑफ देम आर गर्ल्स। सो एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। सो दिस शोज दैट हाउ यंग गर्ल्स आर इनसेंसिटिव टू अदर वुमेन। और अक्सर समाज में एक कहावत भी चलती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लड़कियों ने ही आपस में ये सारे कांड कर दिए। एंड दिस रेजेस द सीरियस इशू ऑफ हाउ वुमेन समटाइम्स पार्टिसिपेट इन हार्मिंग अदर वुमेन्स। तो ये चीज़ समझनी चाहिए वुमेन्स को, स्पेशली दे कैन रिलेट मोर टू इट। वी नीड टू टीच द यंगर जनरेशन टू रेस्पेक्ट एंड हेल्प ईच अदर, नॉट टू बिकम जेलस फ्रॉम समबडी। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट मैसेज ऑफ द स्टोरी एंड थीम्स ऑफ द स्टोरी। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज भी दे दिए गए हैं। यू कैन रीड दीज आंसर्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द पीडीएफ। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आया हुआ था कि ए फ्लावरिंग ट्री की एक थीम जो है वो इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन से रिलेट करती है, इसको डिस्कस करना है। अ थीम ऑफ ए फ्लावरिंग ट्री, अ वुमन्स टेल, रेजोनेट्स विद आवर प्रेजेंट डे कंसर्न अबाउट इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डिस्कस। तो अभी मैंने प्रकृति और ह्यूमन के बीच में जो कनेक्शन बताया, उसी से ये थीम रिलेटेड है, और उसी थीम से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। उसी को डिटेल में आंसर आपको लिखना है। आंसर हैज़ बीन रिटन इन डिटेल, यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम द पीडीएफ। सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करके दे दिए गए हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब दोनों चैप्टर से रिलेटेड है। 2 चैप्टर्स हमने पढ़े थे, हाउ टू बीट द बॉयज़ जो सुधा मूर्ति जी की कहानी थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था। और ये जो कहानी है ए फ्लावरिंग ट्री एंड वुमन्स टेल, तो ये दोनों ही कहानियों में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो वुमेन्स पोजीशन है सोसाइटी में, वहाँ पे वुमेन्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सुधा मूर्ति जी को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने स्टडीज़ को लेकर के सोसाइटी की वजह से। और
इस स्टोरी में भी हमें देखने को मिलता है कि वुमेन्स की पोजीशन क्या है सोसाइटी में। सो डिस्कस सम ऑफ द की कंसर्न्स यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम बोथ द रीडिंग्स। तो दोनों ही रीडिंग से आपको एग्जांपल लेते हुए इस चीज़ को दिखाना है। तो यहाँ पे आंसर आपको लिख दिया गया है कि दोनों स्टोरीज़ में हमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेल डोमिनेटेड स्पेसेस हैं। देन ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड हैरेसमेंट की जो बात है वो दोनों ही स्टोरीज़ में हमें देखने को मिलती है। सुधा मूर्ति जी को उनके क्लासमेट्स परेशान करते थे, और अ फ्लावरिंग ट्री में इसकी जो लड़की की ननद है वो उसको बॉडीली ऑटोनॉमी से परेशान करने की कोशिश करती हैं। रेज़िलियंस एंड डिटर्मिनेशन, फैमिली एंड सोसाइटल प्रेशर। तो एक और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ये सारे पॉइंट्स आपको इस आंसर के अंदर डालने हैं डिटेल में। द पॉइंट्स हैव बीन पुट। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सारे सोशल मीडिया पेजेस को जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।